हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, माय चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन का। गाइस, इसके पहले हमने कुछ 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में। और गाइस, अभी हम लोग बाकी की जितने भी क्वेश्चन हमारी मैथ में अवेलेबल है हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि आपको पेज नंबर आपकी मैथ से सीएमए फाइनल के मॉड्यूल से आप आ जाओ पेज नंबर 377 में। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे तो आप लोग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये वाले पेज नंबर पे आ जाइए और अपन क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मैथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करूंगी एंड देन फिर अपन सॉल्व करेंगे। अच्छे से सुनना। देखो, discuss whether the adjustment is required in context of transfer pricing provision। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप डिस्कस करके हमें बताओ कि क्या ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन का यहाँ पर ज़रूरत है। वेयर द ट्रांसफर प्राइसिंग अडॉप्टेड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय इंडियन कंपनी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। जब सेल ऑफ गुड्स के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस 50 lakhs एंड आर्म लेंथ प्राइस कितना है 48 lakhs एंड 56 lakhs। देखो गाइस, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है आपको मैं अलग पेन से मार्क करके बताती हूँ। 50 lakhs जो है वो क्या है, लिख लेते हैं अपन, हाथ के हाथ है ना। देखो, आर्म लेंथ प्राइस और ये है ट्रांसफर प्राइस। आप ट्रांसफर प्राइस कर रहे हो 50 lakhs में। आर्म लेंथ प्राइस आपको दो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 45 lakhs और एक दिया है 56 lakhs। ठीक है, उसके बाद अपन को कुछ और भी बोल रहा है। रेट परमिसिबल वेरिएंस मतलब डिफरेंस कितने का रख सकते हो आप, 2% का रख सकते हो ऑफ ट्रांसफर प्राइस। आगे की लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 2% ऑफ वॉट, 2% ऑफ वॉट, 2% ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस, तो अब ट्रांसफर प्राइस का 2% निकाल लो। सबसे पहले कैलकुलेटर ले लो, 50 का 2%। गाइस, एक आ रहा है मेरा आंसर, 1 आ रहा है, 1। मैंने 50 का 2% लिया, मतलब 1 लाख आ रहा है मेरा आंसर। मतलब आपका ट्रांसफर प्राइसिंग अगर 51 लाख तक होता है तो हमको उस समय ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सोल्यूशन में अपन को बनाना है। तो कई सोल्यूशन बना लेते हैं अपन। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। हम लोग को ALP दिया है क्वेश्चन में 52 lakhs प्लस क्या दिया है 50 lakhs दिया है। तो गाइज, इसका सबसे पहले आप अर्थमेटिकल मीन निकाल लीजिए, ताकि क्योंकि दो दो दिया है ना, आप क्या करें, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 49 lakhs आ रहा है गाइज। ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइज, यहाँ पर 56 था, मैंने यहाँ पे 56 ही लिखा है, बट यहाँ पर 56 नहीं लिखी। आप 56 कर लीजिए एक बार। 52 lakhs आ रहा है गाइज, अब 52 lakhs आ रहा है। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, हमारा ALP आ रहा है 50 और अपना ट्रांसफर प्राइसिंग कितना है 50 लाख ट्रांसफर प्राइसिंग है। एंड अपन को वेरिएंसेस अलाउड है क्वेश्चन द्वारा। कितना वेरिएंस अलाउड है, 51 लाख तक अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अपना डिफरेंस कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 1 लाख रुपीज़ का, जिसको अपन इनकम की तरह ट्रीट करेंगे इन हैंड ऑफ असेसी। ठीक है गाइस, तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म होता है कि जो अपना 1 लाख है ना, 46 प्लस नहीं सॉरी 48 प्लस 56 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 42 लाख आ रहा है। और अपना क्या है ALP 50 लाख से, तो 1 लाख का डिफरेंस अपन एक्सेप्टेबल था हमको यहाँ पर। 1 लाख का वेरिएंस, ये जो 1 लाख का वेरिएंस है ये अपन को एक्सेप्टेबल था। बट यहाँ पर गाइस डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट कितना है 52 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 लाख का है, जिसको अपन इनकम ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब एक बार आंसर रीड करके समझा देती हूँ मैं आपको। देखो, प्रोविजन 92C के हिसाब से हमको लगाना है कि जहाँ पर 1 से ज़्यादा प्रोविजंस रहते हैं तो हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लगाना है ALP का। ठीक है गाइस, तो अर्थमेटिकल मीन यहाँ पे लगा रहे हैं अपन। ठीक है,
जो कि नोटिफाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वेरिएंसेस ले सकते हैं अपन थोड़ा सा करके। तो गाइस 42 लैक्स हमारा आंसर आया था। 2% जो है वो 1 लाख की भी हमारा आंसर आया था। वेरिएंसेस जो बिटवीन है इन दोनों के, ये कितने का 2 लाख का, मतलब 1% जो है वो उससे ज़्यादा कह रहा है। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग को 52 ही को लेना है ALP के हिसाब से, और AO जो रहेगा ना वो कंप्यूट करेगा हमारी टोटल इनकम, और फिर उसके हिसाब से वो बोल रहा है कि कोई डिडक्शन चैप्टर 6 से डिडक्शन 10AA का डिडक्शन कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और इसको आपको इनकम की तरह ट्रीट करना है अपनी टोटल इनकम पे, और एनहांस करना है आपके अमाउंट को 52 लैक्स तक का। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेन INC लंदन की कंपनी है जो कि 35 शेयर्स रखती है एस लिमिटेड में। तो गाइस अपन साथ साथ पे डायग्राम बनाते चलते हैं तो ना आसान होता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, बी लिमिटेड मान लेते हैं इसको। बी लिमिटेड अपनी है लंदन की। यहाँ पे एक और है एस लिमिटेड। ये कहाँ की अभी बताया नहीं क्वेश्चन ने हमको, बस बता रहा है 35 शेयर इन एस लिमिटेड। ठीक है, 35% शेयर्स है, शेयर्स इन एस लिमिटेड। ठीक है, अब द कंपनी एस लिमिटेड एंगेज है सॉफ्टवेयर बिजनेस में और मेंटेन करती ग्लोबली। ठीक है, ड्यूरिंग 21-22 एस लिमिटेड जो वो स्पेंड की 2000 मैन आवर्स फॉर डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर। हाँ आ रही हूँ। तो इतनी देर से क्यों नहीं बुलाई? खुद ही आ जाऊंगी मैं, पैनिक मत कर। नहीं हो गया, अब मैं बंद कर चुकी हूँ। नहीं मैं नहीं चालू करूँगी अब। हाँ ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2000 मैन आवर उसने यूज़ किया है डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं 2000 आवर्स यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, और हर हर एक का 1 घंटा, मतलब 1000 रुपये पर घंटा लगता है, तो इसको 1000 से इंटू कर देंगे, पर आवर है ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 लाख रुपीज़। ठीक है गाइस, आप लोग कर लीजिए अपने से एक बार। 20 लाख आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आप लोग का भी कंप्लीट हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, द कॉस्ट इनकर्ड बाय एक्सिक्यूटिंग मेंटेनेंस बाय एस लिमिटेड अमाउंट टू भी 15 लाख। मेंटेन करने में 15 लाख खर्चा होता है, ये मेंटेन करने का है। ठीक है, और ये काम करने का है। ठीक है, अब सिमिलर सच वर्क एज डन अनरिलेटेड पार्टी इन विच 50%, मतलब कह रहा है कि अगर हम किसी अनरिलेटेड के लिए करते हैं ना तो उसमें अपन 50% प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। तो अगर ये तो रिलेटेड का करके अपन ऐड नहीं कर रहे क्योंकि ए ही है ना वो हमारी, 50% प्रॉफिट ऐड करते हैं अगर ये कोई अनरिलेटेड रहता तो, अनरिलेटेड रहता तो। ठीक है, एक टेक्निकल सपोर्ट देता है एस लिमिटेड को जो कि 8% ऑफ GP है, और उसका कोई भी रिलेशन नहीं दूसरी चीज़ों से। ठीक है, 8% ऑफ GP का टेक्निकल सपोर्ट भी देता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है 8% ऑफ GP का। ठीक है, एस लिमिटेड गिव क्रेडिट पीरियड ऑफ 90 डेज जो कॉस्ट करता है 3% ऑफ बिलिंग रेट विच इज नॉट गिवन टू अदर पार्टी। क्रेडिट पीरियड की कॉस्ट है 3%, 3% ऑफ बिल, जितना भी बिल रहता है उसका 3% है उसका कॉस्ट क्रेडिट पीरियड का, जो हम और किसी को नहीं देते। अपन को ALP निकालना है कॉस्ट प्लस मेथड से। गाइस इस क्वेश्चन में हमको मेंशन कर दिया कि कॉस्ट प्लस मेथड यूज करना है, तो अपन को वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं एक बार आपको ब्रीफ में और समझा देती हूँ। एक कंपनी है जिसका 35% शेयर है दूसरी कंपनी में, मतलब ये लोग एसोसिएट इंटरप्राइज है कि नहीं, इसलिए वो परसेंटेज दिए, मतलब एसोसिएट इंटरप्राइज तो है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उन लोग के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि वो लोग स्पेंड करते हैं 2000 घंटे, जो 1000 घंटे के हिसाब से चार्ज होता है, मतलब 20 लाख रुपए लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर मेंटेन करने का 15 लाख और लगता है, टोटल 35 लाख रुपीज लग गया। ये काम हम किसी और के लिए करते तो 50% प्रॉफिट ऐड करते हैं, मतलब 35 लाख प्लस 50% कर लो, 52.5, मतलब इतना ज़्यादा पैसा हम कमा सकते थे। बट यही है करके अपन प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहे उसमें। अपन टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं 8% ऑफ जीपी का। ठीक है, क्रेडिट पीरियड जो है 3% ऑफ बिल है, जितना बिल रहेगा उसको 3% हमको क्रेडिट, मतलब क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं करके लग रहा है, नहीं तो नहीं लगता, बाकियों के केस में नहीं लगता है। तो गाइज ये एडजस्टमेंट है कुछ। आई होप गाइज आपको याद आ रही होगी मेरी बातें जो अपन पढ़े थे थियोरेटिकली, आज प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है गाइज, चलो अब इसका आंसर्स देख लेते हैं अपन कैसे बनाएंगे। तो गाइज इसमें बुक में अच्छे से दिया है, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। देखो गाइज, अभी हम लोग एकदम ध्यान से सुनना। हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 50% है। ठीक है, 50% अपना प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे अब। 8% की सर्विसेज कौन दे रहा है हमको, बी लिमिटेड हमको दे रहा है ना, तो हमको मिल रही है। हम लोग 50 कमाते, बट 8% का हमको सर्विसेज मिल रही है, तो अपन उसको माइनस करेंगे। तो अपना कितना हुआ, 46% हो गई। ठीक है, अब 8% और 50% लेना है याद से, ऐसे नहीं कि पूरा 8 ले लिए, नहीं, 50% का 8 लेना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है 8% ऑफ जीपी। यहाँ पे क्या दिया है, 3% ऑफ बिलिंग, बिलिंग का लेना है। तो बिलिंग कितने की बनेगी, बिलिंग तो 50 की बनती, उसका 3 लेना है आपको, तो 1.5 आएगा। तो इस एलपी आपका आ जाएगा 47.5। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आप 50 रुपीज प्रॉफिट कमाने वाले थे मानो। ठीक है, अब 50%, जो 50 रुपीज प्रॉफिट था ना, उसका 8% का सर्विसेज आप ले चुके हो, तो उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद 50 रुपीज का जो 3% है उसका आपको क्रेडिट पीरियड भी दे रहे हो, उसको माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 47.5 एएलपी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलो देख लेते हैं कि अपन का इंक्रीमेंट कितना होगा बी लिमिटेड के केस में, बी लिमिटेड के साथ जो ट्रांजैक्शन है उस केस में। तो देखो गाइस, 15 लाख की हमारी सर्विसेज हो रही थी सीधा सीधा, जिसके ऊपर ही अपन को प्रॉफिट कमाना है। बिकॉज गाइस ये 20 लाख वाली जो सर्विस है वो तो अपन सीधा सीधा लेबर से चार्ज कर रहे हैं, वो वाला खर्चा, तो उसमें कोई प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकता अपन, तो उसको सीधा लिख देना। ठीक है, 15% वाली सर्विस है, इसके ऊपर ही अपन को प्रॉफिट कमाना था, तो उसका देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। हमारा 15 लाख खर्च हो रहा था, जो कि 100% था पहले, बट अब ये 100 नहीं है ना, अब इसमें से अपन को हटाना है जो अपना एएलपी ग्रॉस अप आया उसको। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, आप पहले 100% लगाते थे, अब आप कितना लगाओगे, इसको माइनस कर दो, 100 - 47.5 कितना आ रहा है, 52.5 से इसको डिवाइड कर दोगे, मतलब 15 लाख डिवाइडेड बाय 52.5, ये इसके बराबर है, इसलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये इसके बराबर है इसलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया अपना 28 वाला अमाउंट आ जाएगा गाइज आपका। ठीक है, अब जो बिलिंग अमाउंट है ये अपना आ गया, तो अब इसको आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस एकदम आसान है। अपन को इसमें से इसको माइनस कर देना है। मतलब गाइस देखो, आपका आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से आपका बिलिंग कितना होना चाहिए था, 28 लाख का होना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली। आपका 28 लाख का होना चाहिए था आर्म लेंथ के हिसाब से, बट आपने बिलिंग कितने का किया है, सिर्फ और सिर्फ 20 का किया है। ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट कितना होने वाला है, आपका इंक्रीमेंट होगा 8,57,143 का। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि कैसे अपन टोटल इनकम में इंक्रीमेंट करते हैं एएलपी के वजह से। सीधी सी बात है गाइस, आप नॉर्मल किसी थर्ड पर्सन को बेचते हो तो 50% प्रॉफिट में बेचते हो, तो यहाँ पर आप दो बेनिफिट दे रहे थे ना, एक क्रेडिट पीरियड का दे रहे थे, एक आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रहे थे। तो वो दो बेनिफिट को जब आप माइनस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, पहले 50 था अब 47.5 है। तो जो 47.5 का बेनिफिट है वो तो आप लो ना, आप एएलपी निकाल रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा। इसलिए गाइस इतनी की इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, आप ना ऐसे निकाल के भी देख सकते हो। 50, रुको, अपन कितनी की सर्विसेज दे रहे हैं, 20 लाख की दे रहे हैं, उसमें अपन को 50% प्रॉफिट रहता, तो अपना 10 लाख का इनकम होता। अपन थर्ड पर्सन के साथ करते ना,
तो 20 लाख की सर्विस देते और आप उसमें 50% प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब 10 लाख का आपको फायदा होता। बट आप एई के साथ कर रहे थे तो गाइस एई के साथ भी आपने कुछ कुछ बेनिफिट्स लिए हैं, है ना। तो दो बेनिफिट को माइनस करने के बाद जो आपका 50% था वो हो गया 57%। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन जब आप करोगे तो आपका 10 लाख की जगह 8 लाख का फायदा हो रहा है। आई होप गाइस ये जो मैं गहरी सी बात लास्ट में बोली आपको क्लियर हुई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा जो फायदा होता किसी थर्ड पर्सन के साथ वो होता 50%, बट ड्यू टू ये एई के साथ हो रहा है और एई से हमको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये फायदा हमारा 47.5 का हो रहा है। और इसको हम अकाउंट फॉर पहले नहीं कर रहे थे बट अब कर रहे हैं, करके हमारी इनकम 8 लाख से बढ़ गई है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को गाइस मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखो, एक कंपनी है जे जो कि कोरिया की कंपनी है और सीडी लिमिटेड है जो कि इंडिया की कंपनी है। ये लोग क्या है, एसोसिएट इंटरप्राइज है। तो गाइस चलो अपन लोग डायग्राम से समझते हैं। तो जे कंपनी है जो कि कोरिया की है और कौन सी कंपनी है, सीडी कंपनी है जो कि इंडिया की है। ठीक है, ये लोग क्या है, एईज है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सीडी मैन्युफैक्चर सेल फोन्स एंड सेल देम टू जेके अ कंपनी बेस्ड ऑन नेपाल। ये क्या बेचती है, फोन बेचती है जापान को, सॉरी नेपाल था वो, नेपाल को। ठीक है, ड्यूरिंग सीडी सप्लाई 2,50,000 सेल फोन्स टू कोरिया एट 3,000 पर यूनिट। सीडी ड्यूरिंग द ईयर सीडी सप्लाइड 2,50,000 सेल फोन्स टू कोरिया, मतलब सीडी जो है वो कोरिया को भेज रही है 2,50,000 सेल फोन्स। तो डायग्राम बना लेते अपन। सीडी भेज रही है कोरिया को 2,50,000 सेल फोन्स इंटू 3,000 रुपीज का एक सेल फोन। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद 35,000 यूनिट्स प्राइस 5,800 जेके को दे रही है। ठीक है, जेके कौन है, नेपाल वाली कंपनी है, तो 3,500 दे रही है, इनको दे रही है 3,500। कितने रुपए में दे रही है, रुपीस, ये यूनिट्स है, और कितने में दे रही है, 5,800 रुपीज पर यूनिट में दे रही है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कि प्राइसिंग डिफरेंस कैसे यहाँ पे प्राइसिंग डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने इनको 3,000 में दिया और यहाँ पे 5,800 पे दिया। तो गाइस यही है, अपने घर की चीज बात है इसलिए वहां पर सस्ते में दे रहे हैं और यहाँ पर बाहर की बात है दैट्स व्हाई ऐसे रेट लगा रहे हैं। तो गाइस इसका सोल्यूशन ये है कि क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह भी तो मिलेगा ना, वहाँ पे क्वांटिटी भी देखो ना आप, यहाँ पे क्वांटिटी एकदम कम है। आप बल्क परचेज करते हो तो आपको बल्क परचेज डिस्काउंट मिलता है ना, वो मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा मानेंगे अभी तो, बट और भी चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते चलो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ट्रांजेक्शन कंपेरेबल हमको बताना। ठीक है, सेल्स टू जे एट एफओबी, हम एफओबी में देते हैं इन भाई साहब को, जो जे भाई साहब हैं इनको हम एफओबी में देते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको सीआईएफ में देते होंगे, भी लिखा नहीं है बट मान रही हूँ मैं। हाँ ये देखो, जे को हम देते हैं, कोरिया वाला जो है ना जे है, कोरिया वाले को एफओबी में दे रहे हैं, आई एम सॉरी, इनको हम एफओबी में दे रहे हैं और इनको हम सीआईएफ में देते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आप भी ऐसे अपने कॉपी में डायग्राम बना लीजिए सो दैट आपको एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, द फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड बाय जे फॉर ईच इज 700 पे करना पड़ता है जे को, यहाँ पे 700 इसको इंश्योरेंस वगैरह का पे करना पड़ रहा है। ठीक है, और सेल्स टू जे अंडर द फ्री वारंटी ऑफ 2 years, और उसको एक को मतलब जो जे है ना उसको अपन ना वारंटी के साथ सेल कर रहे हैं अपने एई को, और जो जो बाहर वाला बंदा है ना उसको अपन कोई वारंटी नहीं दे रहे हैं। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ वारंटी इज 500 रुपीज, यहाँ पर हम लोग 500 रुपीज को वारंटी भी दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, जे को अपन किस में दे रहे हैं, अंडर फ्री वारंटी फॉर 2 years। ठीक है, अब सिंस जे इज अ ऑर्डर यूज जो बहुत ज्यादा कर रहा है तो उसको डिस्काउंट भी देंगे अपन 200 का। ठीक है, तो यहाँ पे 200 का डिस्काउंट भी जा रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे हम यहाँ पे फायदा दे रहे हैं। तो गाइस मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार खत्म हो गया ना तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो अच्छे से ध्यान से सुनना, ये एक कंपनी है जे नाम की जो कि हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज है और हम सीडी है।
ठीक है। हमने क्या किया, अपने जान पहचान वाले को क्या किया, 2,50,000 यूनिट ट्रांसफर किया है। हर एक यूनिट को हम लोग 3,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं उनको। और हमने एफओबी में दिया है, जब जो जो जे को इंकर्ड हो रही कॉस्ट, उसका जे का खर्चा हो रहा है वो 700 रुपये हो रहा है खर्चा। जे ने अपना 500 का कुछ कराया वारंटी वगैरह, मतलब उसको वारंटी में दे रहे हैं हम, तो 500 की वारंटी उसको फ्री में दे रहे हैं हम, और उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं 200 रुपये का। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि ए का कितना सारा बेनिफिट्स मिल रहा है। उसी के दूसरे हाथ में अपन देखें तो अपने नेपाल वाले जो अपने कस्टमर को अपन सेल कर रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपन 3500 यूनिट सेल किए हैं, जो 5800 का है, और ये CIF में है। तो गाइज हम लोग को कंपेयर करके निकालना है कि हमको कितने रेट में मिस्टर जे को सेल करना चाहिए। तो गाइज हम लोग को अब एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि कैसे एडजस्ट करेंगे अपन, ताकि हम सही ऑनलाइन प्राइस में आ पाए। ठीक है गाइज, चलो सोल्यूशन बनाते हैं अब इसका। मैं सोल्यूशन यहीं पे बनाऊंगी सो दैट आपको इजी हो। तो गाइज सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लोग को, सॉरी टेक्निकल ग्लिच, हाँ देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग को आमलन प्राइस निकालना है। किसके लिए निकालना है मैम, हम लोग को आमलन प्राइस जे के लिए निकालना है। तो जब जे के लिए निकालना होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर साइड पे किसका लिखेंगे, जो हमारा एसोसिएट नहीं है। ठीक है, तो एसोसिएट नेपाल जो है वो हमारा एसोसिएट नहीं है, तो हम लोग उसका लिख देंगे 5800। ठीक है गाइस, 5800 को इसको देते हैं, बट गाइस उसको कुछ बेनिफिट्स भी तो दे रहे हैं ना, उसको एडजस्टमेंट करेंगे अपन। एडजस्टमेंट लिख लो, क्या क्या है, 700 का एडजस्टमेंट है, 500 का और 200 का। टोटल कर लो गाइस इसको, गाइस देख सकते हो 1400 आ रहा है ये। ठीक है, 14 आ रहा है, 1400 इसको माइनस कर देंगे अपन, 4400 आ जाएगा गाइस। तो ये आपका आमलाइन प्राइस आ गया है। मतलब क्यों करे क्या करे, फिर से समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमको आमलाइन प्राइस जिसका निकालना रहता है ना गाइस, वो हमेशा नीचे आएगा, और जिसके साथ अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब नेपाल वाला बंदा जो आउटसाइडर है उसको ऊपर लिखेंगे, एंड देन जो भी एडजस्टमेंट उसको करेंगे, एंड देन अपना फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो जो नेपाल वाला बंदा है उसको 5800 पे अपन दिए। उसके बाद मैंने आपको एडजस्टमेंट सब समझा दिया है कि इंश्योरेंस और वारंटी और डिस्काउंट, ये तीनों क्वेश्चन में गिवन था, वहीं से मैंने छापा है, उसको आप माइनस करोगे। ठीक है, वो सबको माइनस करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4400 का, जो कि आपका आमलाइन प्राइस है। तो गाइज अब अपन को निकालना है कि कितनी इनकम और एक्स्ट्रा टैक्सेबल होगी। तो कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। हम लोग कितना चार्ज कर रहे थे, 3000, करना कितना था 4400, कितना हम कम चार्ज कर रहे हैं, 4400 माइनस 3000, 1400 हमने कम चार्ज किया है। ठीक है, 1400, और वो भी कितने यूनिट के लिए, 2,50,000 यूनिट्स के लिए। उसको 2,50,000 से इंटू कर लो, आपका आ जाएगा 35 करोड़। तो गाइज 35 करोड़ की इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, मैंने भूल से नंबर गलत लिख दिया, 9 है। अब 10 करेंगे। गाइस क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकली टाइप का ही है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, एक कंपनी है DSM, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर करती, सेल करती सेम प्रोडक्ट टू बोथ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल डिस्ट्रीब्यूटर। इसका क्या मतलब होता है मैम, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने एसोसिएट इंटरप्राइज को और अपने नॉन एसोसिएट इंटरप्राइज दोनों को ही सेल करती हैं। ठीक है, द सर्कमस्टांसेस अराउंडिंग द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन आर सब्सटेनेबल द सेम। मतलब दोनों का जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल सेम है, except the controllable sale price is delivered price to the buyer and uncontrollable sale are made to FOB। ओके गाइस, तो एक का CIF है और एक का FOB है। तो गाइस अपन पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके कि CIF FOB का कैसे डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, the difference in contractual terms in transportation and insurance generally define and reasonably a certain effect on price। मतलब जो भी उनका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है उसके हिसाब से उन लोग इंश्योरेंस लेते हैं और रीजनेबल ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं जितना उनको ठीक लगता है। एन एडजस्टमेंट मेड इन अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन इन अकाउंट ऑफ डिफरेंस। तो जो भी डिफरेंस है उसको उन लोग ले लेते हैं। ठीक है, इन दिस केस द ट्रांजेक्शन ऑफ कंपेरेबल एंड इंटरनल कप कैन बी अप्लाइड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ बोथ। मतलब इसमें क्या रहा है कि अपन को क्या करना चाहिए, दोनों के प्राइस को कंपेयर करना चाहिए कप मेथड से। ठीक है, द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शंस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ
गाइस कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, जो ऊपर प्रैक्टिकली हमने पढ़ा उसी को थ्योरेटिकली लिख दिया। बस ये क्या आ रहा है कि जो अपना सीआईएफ और एफओबी का डिफरेंस है हमको वो लेना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस का डिफरेंस लेना चाहिए और उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। हमको पता है पहले से, वही लिखा था। ठीक है गाइस, इग्नोर करो, ऐसी नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। एफएम एक फॉरेन कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है रेडियोस। ठीक है, अपने अपनी कंट्रोल्ड यूएस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एई को ठीक है। AM सर्व्स यूनाइटेड स्टेट, FM ऑल्सो एक्सपोर्ट रेडियो टू अनकंट्रोलेबल मतलब नॉर्मल कस्टमर्स को भी वो सेल करती है। ठीक है, साउथ अमेरिका में उसका जो प्रोडक्ट है उनका वो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन सेम, मतलब ऊपर जैसे सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी। ठीक है, उनका सराउंडिंग वगैरह भी सेम है बोल रहा है। अदर जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से जो परचेसिंग पावर है, मतलब जोग्राफिकल डिफरेंस का मतलब गाइस वहाँ का माहौल की वजह से वहाँ पे कुछ चेंजेस है। जैसे कि गाइस हो सकता है ना कि एक एग्जांपल लो, आप समझ लो गाइस, आप एक पानी की बोतल खरीदते हो अपने घर के बाजू वाली कोई किराना शॉप से। ठीक है, तो वहां पर जो पानी की बोतल मिलेगी ना वो 20 रुपीज तक की मिल जाएगी। आप स्टेशन में लोगे तो भी उतने की मिलती है। बट गाइस आप ना बहुत दूर कोई टूरिस्ट प्लेस जाना जो ऐसे पहाड़ों में बहुत ऊपर में है, और वहां पे पानी बॉटल खरीदना आपको पक्का 5 रुपए महंगी मिलेगी। वहां पर लोग बोलेंगे कि मैम 25 की करके, फिर आप बोलोगे कि क्यों, तो बोलेंगे कि हम ऊपर तक लेके आए हैं, हमारा मेहनत लगा, हमारा कॉस्ट लगा है, दैट्स वाई हम 25 चार्ज करेंगे। और आपको प्यास लगेगी तो आप 25 का खरीदोगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है जोग्राफिकल डिफरेंस। यहाँ पे क्या हुआ, 20 से 25 में प्राइस क्यों चेंज हुआ, जोग्राफिकल डिफरेंस। वो बहुत ऊपर है उसकी जोग्राफी, वहां पे जाने में कॉस्ट लगता है, आपके बाजू में जाने में कॉस्ट नहीं लगता, नॉर्मल है वो एकदम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी क्या रहा है कि जोग्राफिकल डिफरेंस की वजह से परचेसिंग पावर में डिफरेंसेस है, और उसको हमको वो एक मटेरियल इफेक्ट देता है प्राइस में, तो हमको एडजस्ट करना चाहिए कह रहा है। और इसमें हम लोग पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कप मेथड अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो हमको बताना है। तो गाइस देखो, जो हमारा जोग्राफिकल डिफरेंसेस है वो भले ही मटेरियल है प्राइस में, ठीक है, बट अपन उसको कर नहीं सकते, क्योंकि अपन मेजर कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमको कुछ हिंट ही नहीं दे रहा कि मेजर कैसे करना है। तो अगर अपन मेजर नहीं कर सकते, तो देखो क्या बोल रहे हैं, द ट्रांजेक्शन इज नॉट कंपेरेबल, और उस वजह से ना कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ज्योग्राफी कंपेयर नहीं कर सकते, तो अपन उसको मेजर कैसे करेंगे, और जब मेजर नहीं करेंगे तो कप मेथड कैसे लगाएंगे। कप में क्या करते हो आप, कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्जिन ऐड करते हो। ठीक है, अब कॉस्ट ही अलग हो जाएगी ना यहाँ पर, तो फिर मार्जिन क्या ऐड करोगे आप, इसलिए गाइस इसमें कप मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फार्मा लिमिटेड जो है वो इंडिया कंपनी है, वो बोरो किए फंड अपने पेरेंट कंपनी से, मतलब एयू है ये भी। ठीक है, प्लस 150 बेस पॉइंट्स। ठीक है, उसमें बेस पॉइंट्स उनका कुछ होगा, वो भी उन्होंने लिया है। द कंपनी एट द टाइम ऑफ बोरिंग 4%, मतलब 4% में बोरो किया उन्होंने फंड्स को। ठीक है, जबकि कॉस्ट की चल रही थी 5.5 चल रही थी, मतलब उनको ए का बेनिफिट मिला, ए है करके 4% लगा, अदरवाइज वहां पे मार्केट रेट क्या है 5.5 का है। द बोरोइंग अलाउड अंडर द एक्सटर्नल गाइडलाइंस। ठीक है, ये 5.5 के लिए बोल रहा है। फेमा एग्जाम्पल द 250 बेस पॉइंट्स एंड देन इट सेट फार्मा बोरोइंग एट 5.5% लेस देन 6.5%, दस द आर्म लेंथ प्राइस। मतलब गाइस आपसे पूछ रहा है कि आर्म लेंथ प्राइस क्या होगा, क्योंकि जो फेमा है ना वो आपको अलाउ करती है कि 250 अगर आप बेस पॉइंट्स लेते हो ना, तो उस केस में वो आपको कितना परसेंटेज देगी, लेस करके दे देगी आपको, कह रहा है ना, और आपको नहीं तो फिर ज्यादा चार्ज होता है। ठीक है, तो इस ये सारा कनेक्शन जो है वो रूल 10B(2) के हिसाब से लगने वाला है, और इसमें अपन को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कंपेयर करना है, बट गाइज वो अपन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से ही जज करेंगे कह रहा है। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप टेंशन ना ले, एग्जाम में नहीं आने का चांस है। कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन कहाँ खत्म होता है आंसर कहाँ शुरू होते यही नहीं समझ में आता। ठीक है गाइज, तो चिल करो, अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 में आते। ये ठीक है, डायग्राम भी बनाएंगे, चलो। देखो एम लिमिटेड जो है वो फ्रांस की कंपनी है, और आर लिमिटेड जो है वो इंडिया कंपनी है, इंडिया की। चलो, एम लिमिटेड है ये फ्रांस की, और ये कौन है, ए लिमिटेड है इंडिया की। ठीक है, एसोसिएट इंटरप्राइज है, आर है ये, आर एसोसिएट इंटरप्राइज है। ठीक है, आर इम्पोर्टेड 3000 कंप्रेसर ऑफ एयर कंडीशनर फ्रॉम एम। आर ने इम्पोर्ट किया है, मतलब आर के पास आया है, यहाँ पे गया सामान। कितना यूनिट था,
3000 यूनिट है 7500 का, 3000 यूनिट एट द रेट ऑफ 7500 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब दिस आर सोल्ड टू प्लेजर कूलिंग सोल्यूशन एट द रेट ऑफ 11,000। तो ऑब्वियसली इन्होंने इंपोर्ट किया, मतलब यही सेल करेंगे, तो इन्होंने सेल कर दिया किसको किया, पी को सेल किया। कितने में सेल किया, 11,000 रुपीज में, रुपीज पर यूनिट में सेल किया। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना आपको। आर लिमिटेड हैज इंपोर्टेड सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम कूल लिमिटेड पोलैंड एंड सोल्ड आउटसाइड एज अ ग्रॉस 20% ऑन सेल। आर लिमिटेड ने इंपोर्ट किया, मतलब एक दूसरी जगह से इंपोर्ट किया इन्होंने, ये पोलैंड से, ये ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है, और इन्होंने कितना चार्जेस किया। आर लिमिटेड इंपोर्टेड सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम पोलैंड एंड सोल्ड आउटसाइड एट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। ओके, मतलब पोलैंड से कितने में लिया ये नहीं दिया क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना है गाइस, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ना जब भी एग्जाम में भी आप बनाओगे ना तो डायग्राम्स बनाना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है कि आर लिमिटेड ने इंपोर्ट किया सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम पोलैंड एंड सोल्ड आउटसाइड एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। इन्होंने ये बताया ही नहीं कि पोलैंड से कितने में खरीदा, ठीक है, और इसको सेल किया इन्होंने आउटसाइड को, ये आउटसाइड को सेल किया है, कितने में किया है, ये आउटसाइड को सेल किया है 20% ऑन सेल। ठीक है, एम लिमिटेड ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 1500 टू कूल लिमिटेड। ठीक है, मतलब किसको दे रहा है, पोलैंड वाली कंपनी को दे रहा है। ओके, एम लिमिटेड जो है वो पोलैंड वाली कंपनी को, इसको क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहा है। क्वांटिटी डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 1500 पर यूनिट। ठीक है, कुल लिमिटेड ऑफर ओनली 500 पर क्वांटिटी डिस्काउंट। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, ये इसको डिस्काउंट दे रहा है, क्वांटिटी डिस्काउंट 1500 रुपीज़ पर यूनिट, और ये देता है, ये कंपनी दे रही है, कितनी दे रही है, 500 दे रही है, रुपीज़ 500 पर यूनिट दे रही है क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है गाइस, अब द फ्रेट एंड कस्टम पेड फॉर इम्पोर्ट फॉर कोल्ड लिमिटेड हैज़ कॉस्ट ऑफ 1200 पर यूनिट। ठीक है गाइस, तो क्या बोल रहा है कि कस्टम और फ्रेट जो है कोल्ड लिमिटेड पोलैंड का जो है वो 1200 का लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ 1200 पर यूनिट और लग जाएगा। ठीक है, और आर लिमिटेड हैज़ पे 200 फ्रेट चार्जेस, यहाँ पे 200 फ्रेट चार्जेस लग चुके हैं जो कि आर ने पे किए हैं ना, ये इधर है ना, इन्होंने पे किए हैं। ठीक है, हमको आमलाइन डिटरमाइन करना है। तो गाइस क्वेश्चन है, मैं आपको एक ब्रीफ में समझा देती हूँ, ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं अपन। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक मिनट खत्म करते हैं। तो गाइस ध्यान से सुनना, एम लिमिटेड जो है उन्होंने क्या किया, अपना सामान अपनी आर लिमिटेड ए को दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कितने में दिया, 3000 यूनिट और 7500 रुपीज़ पर यूनिट में। उन्होंने क्वांटिटी डिस्काउंट दिया 1500 रुपये का, और आर लिमिटेड ने खुद इनकर्ट किया 200 रुपये अपने यहाँ पर मंगाने के लिए। अब ये जो पोलैंड की कंपनी है ये ए ही नहीं है, मतलब इनको हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, उनसे हमने कितने में लिया है, 500 रुपये पर यूनिट में सामान खरीदा है, और 1200 रुपये पर यूनिट में इनका, सॉरी 500 रुपये पर यूनिट का क्वांटिटी डिस्काउंट है, और 200 रुपये का इनको वो फ्रेट एंड इंश्योरेंस वगैरह है। उसके बाद फिर हमने इस सामान को कितने में बेच दिया, 20% ऑन सेल्स में अपन सेल कर चुके हैं इनको, आउटसाइडर को। और इसको कितने में सेल किया, पी लिमिटेड को अपन ने कितने में सेल किया, पोलैंड की कंपनी को कितने में किया, 11,000 पर यूनिट में सेल किया है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस चलो आंसर डिस्कस कर लेते हैं अपन। आंसर डिस्कस करते वक्त गाइस सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या लेना है, जिनको हमने सेल किया है अनकंट्रोलेबल। तो गाइस हम लोग के यहाँ अनकंट्रोलेबल प्राइस कौन सा है, 11,000 का है। ठीक है, जो हमने सेल किया है।
एंड देन अपन को ए के साथ उसको एडजस्ट करके अपना ALP कैलकुलेट करना है। तो गाइस चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे लास्ट एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे अपन, जो कि था 20% ऑन सेल। तो गाइस हम मार्जिन लेते हैं 20% ऑन सेल। तो सेल कितना आपका 11,000 का सेल है, उसका 20% आप मार्जिन ले लो, कितना आएगा ये 2200 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर गाइस क्वांटिटी डिस्काउंट हमको दिया हुआ है, तो गाइस हमेशा हम लोग हमारा AE और नॉन AE दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो कितना होगा डिफरेंस, 1000 का। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने, ये देखो। देन अपन ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस का खर्चा का डिफरेंस लेंगे 200 का और 1200 का। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि एडजस्टमेंट कैसे लिया हमने। क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट गिवन थी, हमने तीनों का इफेक्ट ले चुका है। ठीक है गाइस, अब अपन ALP कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके। 11,000 माइनस 2,200 माइनस 2,000, गाइस ये आएगा आपका 6,800। तो गाइस आपका AE के साथ ट्रांजैक्शन करने का ALP आ गया 6,800 का, बट आपने तो कितने में किया है, 7,500 में किया आपने। आपको कितने में करना था, 6,800 में किया था। आपने ज्यादा चार्ज किया, कितना ज्यादा चार्ज किया है मैम, 700 रुपीज पर यूनिट हमने चार्ज किया है। तो इंटू करेंगे यूनिट से, कितने यूनिट है, 3,000 यूनिट का अपन ट्रांजेक्शन किया। तो गाइस ये आ जाएगा 21 लाख, मतलब 21 लैक्स। तो गाइस 21 लैक्स से आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। गाइस मैच कर लेते हैं आंसर, देखो एकदम मैच हो रहा है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस ये सोल्यूशन, और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगी कि आप हमेशा फ्लो चार्ट बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करें, सो दैट गाइस आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ALP के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, 8 मार्क्स तक आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो गाइस गड़बड़ नहीं करना है, सिर्फ जितनी एडजस्टमेंट रहती है उसको माइनस करना है, और अपना जो आउटसाइडर के अमाउंट से फिर अपना ALP आ जाता है, फिर इंक्रीज इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर गाइस आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो पहले मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एक मेडिकल कंपनी है कनाडा की, वो रिसीव कर रही है ऑर्डर UK का। ठीक है, और हाईटेक मशीन इक्विपमेंट बनाने के लिए, जो कि बेस्ट सॉफ्टवेयर उनको देगा। ठीक है, और ताकि वो मीट कर सके अपने रिक्वायरमेंट को। उनको ऑर्डर कितने का मिल रहा है, 3 लाख का मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास काम की बात क्या आई है वो लिख लेते अपन। NBR जो कंपनी है और जो UK की कंपनी है, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, और कितने अमाउंट का हो रहा है वो 3 लाख यूरोस का हो रहा है, 3 लाख यूरोस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, फिर टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर, एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर को जो कंपनी है उसको सब्सिडरी से काम लेकर लाना पड़ेगा अपना। ठीक है, जो कि इंडियन कंपनी है, एक इंडियन सब्सिडरी से काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो PCI है वो 30% होल्ड कर रही है BIL का। ठीक है, तो अभी तक हमने किसी भी BIL से मुलाकात नहीं की है। ठीक है, तो अभी मुलाकात कर लेते हैं। चलो कौन है यार ये BIL। देखो गाइस शॉर्ट फॉर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। NBR जो है वो ज्वाइन कर रही है अपने हैंड PCI के साथ, लिख लेते हैं अपन। ये PCI के साथ दोस्ती कर रही है, ये इसकी सब्सिडरी है, परसेंटेज पता चलेगा अभी अपन को। ठीक है, उसके बाद BIL एक इंडियन कंपनी के साथ, इसकी एक और सब्सिडरी BIL, ये इंडियन है। ठीक, अब PCI होल्ड 30% ऑफ BIL। PC ये क्या कर रही है, होल्ड कर रही है 30% इसका। ठीक है, अब NBR पेड PLC एंड BIL 90,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। 90,000 N वाले को दे रही है। ठीक है, N वाले को अपन कितना दे रहे हैं, 90,000। कौन दे रहा भाई, NBR पेड PLC एंड PLC को पे कर रहा। ओके, 90,000 इसको पे किया और इसको 1 लाख रुपीज पे किया। ठीक है, पे किया, बढ़िया है। अब क्या करें, बैलेंस को बोल रहा है कि बाद में अभी रखो करके। ठीक है, फिर इंटायर ट्रांजैक्शन जो था उसमें प्रॉफिट हुआ उनको 1 लाख रुपए यूरोस का।
ठीक है, जितना भी ट्रांजैक्शन था उससे प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। ठीक है, जो अपनी भेल है, भेल कंपनी, वो इनकर्ट कर रही है खर्चा 80,000 का, 80,000 का। ठीक है, तो एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंस हुआ इसका 80,000 का। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएलसी एंड इसका कितना, 30 एंड 40%। ठीक है, एनबीआर पीआई पीएलसी और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये हमको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम फंसती। फिर इसका कंट्रीब्यूशन है 40% का, इसका 30% का कंट्रीब्यूशन है और इसका कंट्रीब्यूशन है 30% का। गाइज आपको समझने की कोशिश करना है कि यूके की कंपनी जो है वो हमको कॉन्ट्रैक्ट दी है, कॉन्ट्रैक्ट किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एनबीआर को कॉन्ट्रैक्ट दी है। ठीक है, एनबीआर की 2 सब्सिडरी है, ये दोनों से काम करवा रहा है। ये 40% काम करके देती है, ये 30% काम करके देती है, और ये खुद खुद 30% काम करके दे रहा है। तो 100% काम तो हो जा रहा है, बट आप देख सकते हो कि ज़्यादा काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हम लोग को आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करके देखना है भेल कंपनी का। ठीक है, हमको बताना है कि भेल कंपनी का क्या एएलपी होगा, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी, तो हमको सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी चार भाड़ में। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छे से। मैं फिर से ब्रीफ में एक और बार आपको समझाऊंगी, चिंता मत करो। देखो क्या हो रहा है, यूके की कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे रही है 3 लाख यूरोस का। ठीक है, 3 लाख यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट दी, किसको दी, एनबीआर को दी है। एनबीआर के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पीएलसी है, एक बच्चा है भेल। ठीक है, अब बिल बिल है और एक है पीसीआई सॉरी। ठीक है, पीसीआई है और एक भेल है। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों से काम करवा रही है, 30% काम करके दूंगा बोला, ये 40% काम करके दूंगा बोला, और ये खुद बोली मैं 30% करके दे दूंगी। ठीक है, अब प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, 1 लाख का हो रहा है, मतलब काम कितने का हो रहा होगा, 2 लाख का। 2 लाख में से 1 लाख का, 1 लाख इसको दिया इसने और 90,000 इसको दिया है। ठीक है, इसका खर्चा कितना हुआ, 80,000 का, मतलब इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20K का प्रॉफिट इन महाराज को हुआ है। ठीक है, इनका तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, बाकी हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो अब सॉल्व करते हैं अपन। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मतलब किस बात से, कि हमको इसका एएलपी कैलकुलेट करके देना है, बात खत्म। ठीक है, तो चलो, तो गाइस चलो सोल्यूशन देखते हैं अब। सोल्यूशन देखो गाइस, सबसे पहले हमको देखना है कि हमको कितना रिसीव हुआ, 3 लाख रुपए रिसीव हुआ। ठीक है, अब माइनस करेंगे कि कितना एनबीआर को ही रिसीव हुआ था, एनबीआर ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, एनबीआर ने भेल को कितना दिया है, 1 लाख रुपए दिया है, बिल को कितना दिया, 1 लाख रुपए दिया है, और पीसीआई को कितना दे दिया है, 90,000 दिया है। तो लेफ्ट कितना हुआ, मतलब इसके पास खुद के पास कितना बचा, 2,10,000 रुपये बचा है, मतलब 2,10,000 रुपीज़ बिल एनबीआर के पास रेवेन्यू बचा हुआ है। ठीक है, अब फायदा कितने का हुआ है ट्रांजैक्शन में, फायदा हमको दिया हुआ है, प्रॉफिट ट्रांजैक्शन में हमको फायदा हुआ है 1 लाख रुपीज़ का। अब 1 लाख को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, क्योंकि 3 लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 40, 30 और 30। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये कितना आएगा, 40,000, ये आएगा 30,000 और ये आएगा 30,000। मतलब गाइस समझ रहे हो ना कितना फायदा हो रहा है इन लोग को। इन लोग का प्रॉफिट जो था 1 लाख का, उसको अपन को 3 हिस्से में डिवाइड करना है, एंड देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इतना प्रॉफिट इतना आया। ठीक है, हम लोग को सिर्फ आर्म लेंथ प्राइस किसका कैलकुलेट करना है, हमको आर्म लेंथ प्राइस सिर्फ और सिर्फ अपना बिल का करना है। ठीक है, तो बिल को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, बिल का प्रॉफिट है 40 लाख का, बिल के एक्सपेंसेस कितने हैं, 80,000 के एक्सपेंसेस है, टोटल कितना आ रहा है बिल के अकाउंट में, 120 लाख। इतना आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, ये है आर्म लेंथ प्राइस, ये उसका प्रॉफिट है, ये उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल उसको रेवेन्यू कितना मिलना चाहिए था, रेवेन्यू उसको रिसीव होना चाहिए था 1,20,000 का। ठीक है, बट रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रिसीव हुआ। ठीक है गाइस, तो 1 लाख रिसीव हुआ, तो माइनस कर देंगे तो 20K, मतलब 20,000 रुपीज़ का डेफिशिएंसी है इसकी इनकम में, इनकम डेफिसिट हो रहा है यहाँ पर।
इनकम कम हो रहा है 20,000 से, तो हमको इसको इंक्रीज कर देना है 20,000 से। आंसर मैच कर लेते गाइस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन ALP जब बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व रहती है।